हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के एक भाग को जिसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, वो है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, हम लोग इसमें आज जो प्रस्तावना लिखे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि उसका स्वरूप क्या है, इनमें किन किन बातों को सम्मिलित किया गया और इसे किस कारण से इसे भारत जो संविधान है उसकी कुंजी क्यों कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसे भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है, हम लोग इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जितने भी वीडियोज़ आ रही हैं उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, जब हम लोग अगर बात करें प्रस्तावना की तो हम लोग जब स्कूल में थे, स्कूल में अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें स्कूल में प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद ये प्रस्तावना को जो है वो बोलना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसके स्पष्ट जो इसका अर्थ है उसे समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना लिखे गए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, उनमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं और इसका स्वरूप क्या है, इसमें और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रस्तावना है उसके बारे में अगर सबसे पहला लाइन जो प्रस्तावना की शुरू होती है वो इस लाइन से शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से हम लोग पढ़ते हुए जाते हैं। तो आगे और भी बहुत सारे वर्ड जो है वो लिखे गए हैं, जैसे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी लाइन लिखे गए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जो संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई है इसे आप लोगों ने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, तो आज हम इसमें क्या नया सीखने वाले हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, एक तारीख लिखा गया है जो है 26 नवंबर 1949। देखिए, ये जो तारीख है आप लोग को इसको याद रखना है, क्योंकि देखिए जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि हमारा संविधान बिल्कुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। साथ ही साथ इसमें जितने भी उस वक्त पे जो भी लोग मौजूद थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया था, उन सभी लोगों ने इस संविधान पे अपना हस्ताक्षर कर दिया था। अर्थात हमारा संविधान जो है इस तारीख को बनकर हमारे देश के लिए ये तैयार हो चुका था। लेकिन हम लोगों ने इसे लागू कब किया? देखिए, संविधान में जो भी अनुच्छेद लिखे गए हैं, जो भी भाग हैं, उनमें से कुछ भाग को उसी वक्त लागू कर दिया गया था, लेकिन जो संपूर्ण संविधान है ये हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, ये जो दिन है 26 नवंबर का दिन, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस 26 नवंबर के दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब संविधान बनना शुरू हुआ, जब संविधान लिखना प्रारंभ किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें लिखा गया कि हमारा जो संविधान बनकर रेडी होने वाला है, तैयार होने वाला है, उस संविधान का स्वरूप कैसा होगा, उस संविधान के अंतर्गत अगर हम एक देखें कि संविधान कैसा होगा, उसका एक झलक हमें इस प्रस्तावना के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसी उद्देश्य से प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया गया था, यही आगे चलकर क्या हुआ कि संविधान की प्रस्तावना बन गई। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग भारतीय संविधान को उठाते हैं तो सबसे पहला ही जो पेज होता है उसमें ये प्रस्तावना लिखा हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, इसमें जो बहुत सारे वर्ड लिखे गए हैं, जैसे समाजवादी पंथ निरपेक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता की बात की गई है। तो हम लोग ये जो प्रत्येक वर्ड लिखेंगे हम लोग इसके एग्जैक्ट मतलब को समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, जो प्रस्तावना है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से लिया गया। तो देखिए, इसका विचार जो है वो यूएसए से लिया गया, अर्थात अमेरिका से लिया गया। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए कि संविधान की जो भाषा
भाषा है, संविधान में जो लिखा गया भाषा है, वो भाषा को कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो 2 देश के नाम लिखे गए हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, जो अमेरिका का संविधान है उससे लिया गया है, और इसकी जो लिखावट है, इसकी जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अगर आपको यहाँ पे 2 देश के नाम दिख रहे हैं, अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आप लोग इसमें आंसर अमेरिका को ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान को परिचय पत्र या फिर कुंजी, आत्मा, इस तरह के नामों से इसे पुकारा गया है। तो देखिए, एक प्रसिद्ध संविधान निर्माताओं में शामिल एक सदस्य थे जिनका नाम था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, इन्होंने संविधान को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किन्होंने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है, तो वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे आगे चलते हैं तो देखते हैं एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को, देखिए ये एक नाम है। ठीक है, एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है, कि हमारा संविधान कैसा होगा उसका ये एक परिचय करवाता है कि हम लोग संविधान के अंतर्गत किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये इसका एक रूप को दिखलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरह से इसे आगे चलकर संविधान की इसे आत्मा, संविधान की कुंजी, इन सभी वर्डों से भी इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है, इसमें 4 मूल तत्व शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 मूल तत्व क्या हैं उसको पहले आप लोग समझ जाइए, फिर हम लोग उन्हें अलग से पूरे अच्छे से विस्तार से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो इसमें है कि अधिकार का स्रोत। जो हमारा संविधान है, ये इसे कहाँ से अधिकार दिया गया, तो देखिए संविधान को शक्ति, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसे शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हमारे भारतीय संविधान की शक्ति भारत के लोगों से मिलती है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों से शक्ति मिलती है। जैसे कि पहला ही लाइन है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत देश के अंतर्गत जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों से ही इस भारतीय संविधान को शक्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की प्रकृति, इसमें बताया गया है, इस प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया है जो भारत देश है उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भारत एक संप्रभु, भारत कैसा राष्ट्र है, भारत कैसा देश है, इसके बारे में झलक हमें कहाँ मिलता है, तो भारतीय प्रस्तावना में। तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उनको देखिए। जैसे कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। अर्थात हमारा देश कैसा है, तो हमारा देश का प्रकृति ये है कि हमारा देश संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो संप्रभु वर्ड है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, इसे अभी हम लोग समझेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बस यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोगों को इसका अर्थ नहीं बताया जाएगा। तो मैं इसे बस एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद इन सभी का मतलब भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब संविधान का उद्देश्य क्या है। अगर संविधान को लागू किया गया, हमारे देश के लिए संविधान लिखा गया, तो इस संविधान को लिखने का, इस संविधान को लागू करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इस संविधान को लागू करने का और लिखने का उद्देश्य ये था कि यहाँ जो जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उन सभी को न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, न्याय के अंतर्गत भी देखिए यहाँ पे 3 तरह के न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। वो अपने अभिव्यक्ति को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, अपने मन की बात को कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद है समता। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं जो इस देश के अंतर्गत रह रहे हैं, उन सभी में क्या होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव को नहीं अपनाया जाएगा। और इसके लिए देखिए, ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें भी ये बात हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे। एवं बंधुत्व की बात की गई है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे वो आपसी भाईचारे के साथ में रहेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे एवं एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल है जो 51A में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए कि संविधान को अंगीकृत करने की तारीख, जो प्रस्तावना लिखी गई है दोस्तों,
देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं ये सभी क्या हैं, हमारे प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे संविधान को अंगीकृत करने की तारीख भी हमारे इस प्रस्तावना में लिखा गया है, जो कि है 26 नवंबर 1949। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ये संप्रभु वर्ड, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड लिखे गए, हम लोग इसका अर्थ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, संप्रभु का मतलब होता है कि हमारा देश स्वतंत्र देश है। आप लोगों को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को अलग एक स्वतंत्र देश हो गया। यहाँ पे जो भी अंग्रेज़ों का शासन था वो समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस संप्रभु वर्ड का मतलब हो गया कि हमारा देश अपने किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने के लिए जो आंतरिक एवं बाहरी निर्णय है उसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। हमारे देश के ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। हमारा देश हर तरह से स्वतंत्र देश है, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए स्वतंत्र देश है, अर्थात हमारे देश के ऊपर और कोई नहीं है। हमारे देश के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे सब कुछ है। और सबसे बड़ा बात है कि जो हमारे देश में अगर किसी तरह से अगर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर ये भारतीय संविधान के द्वारा ही क्या किया जाएगा, कोई भी नियम कानून लाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोग संप्रभु का मतलब क्या हो गया, हमारा देश किसी और देश पे अपने निर्णयों को लेने के लिए निर्भर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते समाजवादी। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है वो समाजवादी है। समाजवादी का अर्थ हो गया कि हमारे देश के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, अर्थात यहाँ पे निजी और सरकारी जितनी भी तरह के कंपनियाँ हैं वो साथ मिलकर काम करती हैं। और हमारा जो समाज है वो इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे जो भी पिछड़े लोग हैं उनके कल्याण के लिए ही कार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देश जो है वो समाजवाद देश है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो समाज है वो किस तरह के समाजवाद वाला है, तो हमारा देश गांधीवादी और नेहरूवादी समाजवादी वाला देश है। उसके बाद है अगला धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष वर्ड का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हो गया कि हमारा देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। हमारा देश में कोई भी एक धर्म को नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जो इस्लाम धर्म वाले देश हैं, कई ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियन धर्म वाले देश हैं, लेकिन हमारा देश जो भारत है वो किसी एक धर्म को मानने वाला देश नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी धर्म हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में हर तरह के धर्म वाले लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग मानने वाले यहाँ रहते हैं उन सभी को यहाँ पे आज़ादी दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो हमारा जो देश वो किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन सभी को क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी पे भी कोई धर्म को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा और ना ही किसी एक धर्म के पक्ष में बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत भी आप लोग जब पढ़िएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है उसमें भी हमें इसकी झलक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक, देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक दो वर्ड लिखे गए हैं दोस्तों। तो देखिए लोकतांत्रिक का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे जो भी शासन होता है वो जनता के द्वारा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता डायरेक्ट ही चली जाएगी शासन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनता के द्वारा शासन होने का अर्थ ये हुआ कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जनता अपने से चुनकर जिन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजेगी संसद में, वही लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नियम कानून को बनाएंगे और वही लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करेगी, अगर देखेगी कि सरकार अच्छे से काम नहीं करती है तो फिर से चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें हटाकर किसी दूसरे को मौका दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ। और देखिए गणतांत्रिक का अर्थ ये हो गया कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शासन को चलाना। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है यहाँ पे राज व्यवस्था है वो राजशाही नहीं है। हमारा जो देश है वो गणतंत्र वाला देश है। जैसे आप लोग अभी ब्रिटेन को अगर देखते हैं तो वहाँ पे अभी भी क्या है, राजशाही वाला शासन है। जैसे कि अगर राजा का ही बेटा क्या होगा, राजा चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जितने भी सरकारें आएंगी वो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पद जो है वो वंशानुगत नहीं होगा। देखिए इसमें जनता ही क्या करेगी, चुनाव करके भेजेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसमें गणतंत्र और लोकतंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं संविधान का उद्देश्य। अगर संविधान को बनाया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, न्याय। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें न्याय में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और एक न्याय है जो है धार्मिक न्याय, उसका बात यहाँ पे नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब देखिए जो हमारा इसमें जो 3 तरह की न्याय की बात की गई है तो वो रूसी क्रांति 1917 में जो हुई थी उससे ली गई है। ठीक है दोस्तों, भारत में ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो न्याय 3 तरह की न्याय की भारतीय संविधान में बात की गई है तो वो किस देश से ली गई है, तो रूसी क्रांति 1917 में जो हुई थी उससे ली गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वर्ड का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। तो देखिए भारत के भी जितने नागरिक हैं वो स्वतंत्र हैं, अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए, अपने सम्मान से जीने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्रता भी आपको किस सकारात्मक रूप में दिया जाएगा, नकारात्मक रूप में नहीं, कि आपको स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो गया कि आप किसी गलत काम को करने लगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समता की बात को हम लोग करते हैं। समता की बात में यहाँ पे आता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जितनी भी तरह की अवसर, मतलब नौकरी हो गई, चाहे फिर रोजगार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सभी में क्या होगा कि समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते। बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आपसी भाईचारे के साथ में रहना है। देखिए हमारा जो देश है वो विविधता वाला देश है। अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर भारत के नक्शे में चलेंगे तो आपको हर थोड़े थोड़े देर में आपको क्या मिलेगा कि बहुत ही सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो क्या होता है इसका अर्थ कि आप किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव मत करिए, और क्या करिए, आपसी मेल मिलाप के साथ में रहिए, ताकि क्या हो, हमारा देश अखंडता को बनाए रखे, मतलब हमारा देश एक अखंड देश बने। कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें किन्हीं को भी आपसी जो होता है मनमुटाव ना रहे। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करे, देश को आगे विकास की ओर ले जाने में जोड़ दें। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, इसे हमेशा ये क्या रहा, विवादों में रहा है। ठीक है दोस्तों, कभी इसमें इस तरह का विवाद रहा कि ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान की भाग है या फिर नहीं है, इसे संविधान का भाग माना जाना चाहिए या फिर नहीं माना जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अपने अलग अलग विचार दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उनको देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो है वो है बेरुबारी संघ मामले 1960। देखिए ये एक केस आया था कि बेरुबारी संघ मामले 1960 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था कि प्रस्तावना, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगर कोई भी चीज़ अगर संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता है। अगर संविधान का अगर वो भाग होता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया बेरुबारी मामले में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। अगर भाग नहीं है तो इसमें क्या किया जाएगा, संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, यहाँ पे एससी का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एक प्रसिद्ध केस जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, आप लोगों ने बहुत बार इस नाम को सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये केस था 1973 का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो उन्होंने पहले जो अपने विचार दिए थे, जो अपना पहला निर्णय इन्होंने दिया था कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, तो उसे इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और ये कहा कि जो संविधान है इसमें इतनी सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे संविधान का भाग है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान का ये भाग है, अर्थात इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान संशोधन के लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है वो अनुच्छेद है 368। तो 368 अनुच्छेद के तहत इस प्रस्तावना में क्या है, संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का अर्थ हो गया कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्पष्टीकरण दे दिया कि देखिए इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है, जो ये मूल ढांचा जो पहले से लिखा हुआ ढांचा है, उसमें आप किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अर्थात इसमें से किसी चीज़ को आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ नई बातों को आप इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसको हटा नहीं सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये संविधान का भाग है, तो इसमें
एकमात्र अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये संशोधन कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको VVI कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार मिला होगा कि संविधान में अब तक कितने, जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितने बार संशोधन किए गए हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि अभी तक इसमें बस एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता देती हूँ कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, अर्थात छोटा संविधान भी कहा जाता है। जब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से तो इसमें आप लोग देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। उसी संशोधन में एक संशोधन प्रस्तावना में भी किया गया, और प्रस्तावना में संशोधन करके क्या किया गया कि इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। अब जो 3 नए शब्द है ना दोस्तों, यही घुमा घुमा के एग्जाम में पूछते रहते हैं कि कौन से नए शब्द को जोड़ा गया। तो देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द और अखंडता शब्द, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द और अखंडता शब्द। देखिए बंधुत्व के आगे में हम लोगों ने अखंडता शब्द को पढ़ा था कि अखंडता को बढ़ाने के लिए। तो देखिए ये 3 ऐसे शब्द हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, और ये कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को, पॉइंट को देख लिया है, तो चलिए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा संविधान जब बनना शुरू हुआ था तो उस वक्त जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान की इस प्रस्तावना को क्या कहा कि भारतीय संविधान की ये आत्मा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में ये लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए यहाँ पे जवाब आपका पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ना रहे और सिर्फ रहे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आप आँख मूंद करके भारतीय की जो ये प्रस्तावना है इसे आप लोग कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन BR अम्बेडकर जी का जब नाम आ जाए, BR अम्बेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को उन्होंने, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसे भारतीय संविधान की उन्होंने आत्मा कहा था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत कुछ नई चीज़ आप लोग इसमें सीखे होंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी पॉइंट को यहाँ पे मैंने बताने का आप लोगों को कोशिश किया। अगर फिर भी इसके बाद अगर कुछ भी पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, तो फिर आगे टॉपिक में उसे हम कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बना के देखिए, आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप लोगों को एक बार लिखते भी चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।